तो हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारे साथ यहाँ पर कौशिक, जिन्होंने जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 34 हासिल की है अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आपको कौशिक। थैंक यू पूरी विज्ञान वृक्ष की टीम की तरफ से आपने इतनी अच्छी रैंक लेकर आई, तो आप सबसे पहली चीज, कैसा लग रहा है आपको AR 34 के बाद? सर। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे जेआरएफ निकल गया मेरा। ओके। इसके लिए इंतजार था बहुत टाइम से। ओके ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे यही स्टार्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने अपनी हाँ, यूजी कहाँ से की थी, पीजी कहाँ से की थी। मेरा मेरा यूजी से नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज कोलकाता। एंड वही वही से भी मेरा पीजी भी वही से, मास्टर्स ओके ओके। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है कौशिक? भी। ये मेरा एक्चुअली फिफ्थ अटेम्प्ट है। ओके, फिफ्थ तो ये अटेम्प्ट। आपने फिफ्थ अटेम्प्ट दिया था। तो ठीक है, तो आपने जैसे भी बताया कि आप एमएससी अपने एक नॉर्मल जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है उससे ही कर रहे थे। तो यस। क्या आपने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन ली थी या फिर आपने सबसे पहले ही सीएसए नेट की तैयारी करी डायरेक्ट? ने आईआईटी एग्जाम में दिया था 2022 का। उसमें मेरा रैंक आया था 500 के आसपास, 508। तो तो आपने आईआईटी या एनआईटी को क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि उसमें तो आई थिंक मिल जाती है आपको अच्छी एनआईटी। एक्चुअली मैंने सोचा था टॉप 5 आईआईटी से होगा तो जाऊंगा, नहीं तो आईआईटी एनआईटी नहीं चूज किया। तो ओके मेरा कॉलेज में प्रेफर किया। ओके ओके। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आपने जैसे जैम की प्रिपरेशन की थी, हाँ, तो कहीं ना कहीं जैम में जो प्रिपेयर किया था आपने, तो क्या आपको उससे कुछ हेल्प मिली थी अपने सीएसए नेट की प्रिपरेशन में, या फिर ये आपको कहीं ना कहीं सीएसए नेट के लिए दोबारा से स्टार्ट ही करना पड़ा दोबारा से? नहीं नहीं, एग्जाम के प्रिपरेशन तो बेसिक बेसिक क्लियर हो गया था। और एक्चुअली मैंने जो पढ़ने के बाद जो मेरा डाउट आया, तो एक्चुअली कोविड बैच से हूँ ना। कोविड में एक बहुत टाइम से कोई कॉलेज में कुछ नहीं हुआ था। तो कॉलेज की बाहर से ऑनलाइन में कोई स्टडी चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हमारा स्टडी में, मैंने देखा। तो जैम में भी इफेक्ट किया। जैम के बाद कुछ बैकलॉग्स थोड़ा रह गया था, तो वो बैकलॉग क्लियर किया एमएससी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के। बट सेमेस्टर 3 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था जैम, ये CSIR नेट। उस बार मेरा स्कोर आया था 80.5। देन ये मिस्टर फोर में, एमएससी सेमेस्टर 4 में जो लास्ट सेमेस्टर में दिया था, उसमें मेरा स्कोर आया था 104.5। एंड एलएस रैंक 23 आया। देन देन सोचा था क्लियर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन कोई हेल्थ इशू के कारण मैं नहीं दिया पाया। तो आप नेक्स्ट टाइम सोचा ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा। इस बार भी सोचा, लेकिन उस बार मेरा सर ब्रह्मोस ब्रह्मोस बैच लॉन्च किया था आपकी तरफ से, वो मैंने फॉलो किया। ब्रह्मोस बैच। तो देन सोचा था ठीक है, स्कोर भी अच्छा आ रहा था, 160 की मॉक टेस्ट में 160 के आसपास स्कोर आया था। लेकिन टेक्निकल ग्लिच हो गया एग्जाम सेंटर में। मेरा कंप्यूटर में कैलकुलेटर काम नहीं किया था। तो मैंने सोचा ओके। था उस बार थोड़ा सा होपलेस हो गया था, व्हाई मी, ऑलवेज व्हाट्स हैपेंस टू मी। मैंने सोचा था, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट टाइम, दिस टाइम क्लियर हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और यस। आपका स्कोर उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 80.5 आया। तो जैसे आपने एमएससी के अंदर ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो क्या एमएससी का कोर्स जैसे जैसे हम चलता है लेके, और साथ साथ आपकी नेट की प्रिपरेशन, तो क्या बच्चे को एक साथ करने में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका नेट करने के लिए आपको एमएससी के बाद ही प्रिपेयर करना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने मैंने तो सोचा था बीएससी के बाद भी शुरू कर देना चाहिए CSIR नेट के प्रिपरेशन। क्योंकि एमएससी में तैयारी का देखा जाए तो बीएससी का ही पार्ट्स है। तो कुछ कुछ अलग टॉपिक है जो एमएससी में CSIR नेट के लिए स्पेशल है। तो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है CSIR नेट में। इसलिए मैंने फर्स्ट से सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली मेरा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट भी है, इसलिए थोड़ा सा चांस पाया स्टार्ट स्टडी के लिए, CSIR नेट के लिए भी। ओके ओके। तो क्योंकि जनरली ये होता है कि एमएससी का कोर्स भी करना है और साथ साथ सीएसए नेट के लिए भी पैटर्न, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं कि हम एमएससी में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना एमएससी के बाद ही ड्रॉप लेके कर लेते हैं।
ये नहीं आई नहीं, थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है बच्चों की दो होती है। ये 2 से 4 4 आवर्स तो निकल जाएगा ही नेट के लिए, इफ यू आर ओके डेडिकेटेड टू सम एग्जाम। ओके, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो जनरली हम बात करते हैं, तीन डोमेन्स होते हैं हमारे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम भी अपने स्टूडेंट से ये कहते हैं कि भाई अगर आप तीनों में अच्छे नहीं हैं तो आप कम से कम दो को अच्छे से पढ़ लीजिए, और तीसरा आपका 40 to 50% भी अगर आप करके जा रहे हैं तो आपका एग्जाम बड़े आराम से हो जाता है। तो आपने कैसे अपनी स्ट्रेटेजी में रखा था कि हाँ। आप तीनों को प्रॉपर तरीके से पढ़ के गए थे, या फिर हम्म, दो चीजों को ही आप एक साथ लेकर गए थे और वही 40-50% थर्ड को किया था? सर एक्चुअली मेरा भी दो ही स्ट्रांग है। एक्चुअली मेरा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग जोन है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मेरा बहुत ही स्ट्रांग है। तो क्योंकि मैं बीएससी के फर्स्ट से ही क्लेडेन, मैंने ऑर्गेनिक के लिए क्लेडेन, कैर्थार्स, नान्स, सब सब कुछ, सब बुक्स पढ़ा है, नोट्स भी किया है। इसलिए ऑर्गेनिक मेरा बहुत ज्यादा है। इस बार भी नेट के स्कोर में देखोगे तो पार्ट सी में मेरा 84 आया, वन 107.5 से भी। मैं एक यार, और एंड ऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने अटेम्प्ट किया था, 12 क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक से अटेम्प्ट किया था, 12 भी सही है ऑर्गेनिक। एंड ऑर्गेनिक एंड मेरा जो डाउट होता है तो वो है फिजिकल। फिजिकल में मैं थोड़ा सा वीक था। तो देन बीएससी के बाद मैंने सोचा था ठीक है, वो जो वीक है वो मुझको स्ट्रांग बनाना है। तो देन स्टार्ट प्रोविन सर के वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। तो फिर देख के स्टडी करके हर ने मेरा 8 से 9 चैप्टर से, टॉपिक से 8 से 9 टॉपिक्स, फिजिकल्स के 8 से 9 टॉपिक से ट्राई किया। एटलीस्ट 8 टू 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, तो पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट सी, तो इसके अंदर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए? पार्ट सी को पहले करना चाहिए, या पार्ट बी मैंने को, या पार्ट ए को? मैंने फास्ट फास्ट से ही पार्ट सी फास्ट, ना पार्ट सी पार्ट बी। पार्ट ए एक्चुअली सर मैंने ना फास्ट पार्ट ए कभी नहीं देखा, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट किया था, -2 आ गया था। इसलिए पार्ट ए कभी, मैं एक्चुअली पार्ट सी एंड पार्ट बी के पार्ट, कोई केमिस्ट्री का बच्चा को जो ध्यान से किया होगा तो टाइम नहीं मिल सकता। मेरे तो 10 मिनट्स, हार्डली 10 टू 15 मिनट क्वेश्चन क्वेश्चन पार्ट बी एंड पार्ट ए सी के बाद मिलता था। इसलिए मैंने एक बार फिर से रिपीट करता था जो मैंने किया हुआ, जो सिली मिस्टेक ना हो जाए। ये ऑप्शन ए के अलावा ऑप्शन बी मार्क के कर दिया है, ये ना हो जाए। ये ओके बहुत बार ओके। हुआ मेरे साथ। मैंने देखा था फास्ट टू अटेम्प्ट ने, मैंने देखा था, सोचा था पार्ट बी में, पार्ट पार्ट ये ऑप्शन बी में टिक किया। इसके अलावा देखा आंसर क्या आया, तो देखा पार्ट डी में, ये ऑप्शन डी में डी चूज कर दिया। सिली मिस्टेक हो जाता था। ओके ओके। इस तो बार भी आपने जैसे हुआ। पार्ट, ओके, तो जैसे आपने इस बार पार्ट ए अटेम्प्ट नहीं किया, अ, तो क्या आपको लगता है कि पार्ट ए मुझे छोड़ ही देना चाहिए, या फिर पार्ट नहीं, ए करके जाना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कर देना नहीं, चाहिए? मैं कभी नहीं छोड़ना सजेस्ट कर रहा हूँ, तो करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी तो कभी मेरा बहुत सारे फ्रेंड है, देखा है, जो जेआरएफ क्लियर किया भी है, वो पार्ट ए में अच्छा खासा स्कोर करता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कोई जे पार्ट ए भी करना चाहिए। ये मेरे से नहीं होता है, ये मेरा फॉल्ट है ना। ओके ओके। नहीं, कोई बात नहीं, आपने पार्ट ए नहीं किया, लेकिन मेरे को ये बात अच्छी लगी बात है कि आपने कहा कि 15 मिनट जो मेरे बचे, मैंने उसको पार्ट ए ना देकर पार्ट बी और पार्ट सी को ही दोबारा रिवाइज कर लिया, ताकि जो मेरी वहां पर सिली मिस्टेक्स हो रही थी मैंने उसको करेक्ट कर लिया। क्योंकि अगर वो आप नहीं करेक्ट करते तो शायद आपके 5-10 नंबर और कम हो जाते वहां पर। सर हुआ है तो कहीं ना कहीं पिछले आपने उस अटेम्प्ट चीज को में। यूटिलाइज कर लिया। यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप, जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि अगर आप पार्ट ए छोड़ भी रहे हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो पार्ट ए जो मेरे होता ख्याल है से भी छोड़ना नहीं बहुत ज्यादा चाहिए। टफ नहीं होता है। हाँ, जैसे कि कौशिक भी बता रहे हैं, पार्ट ए बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप एक बार बस नजर मार लें तो आई थिंक 10-20 में से 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप फिर भी एक बार को नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 5-10 मिनट में आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, वो एक फिर भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो सके। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो इसके बाद मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जो रिवीजन होती है किसी भी प्रिपरेशन के बाद, आपने चैप्टर्स तो पढ़ लिए सारे,
लेकिन अब रिवीजन, ये कितनी बार आपकी तरफ से आइडियल होनी चाहिए कि नहीं, मिनिमम सर थर्ड 3 टाइम्स तो होनी चाहिए या 4 टाइम्स होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कितनी आइडियल रिविजन होनी चाहिए? एक्चुअली ये मेरा जर्नी जो है 2 साल का, करीब 2 साल का है। इसलिए जब मैं स्टार्ट किया था, जब मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 80.5 आ रहा था, तब मैं सोच रहा हूँ तो वो मेरा फर्स्ट रिवीजन है। जब सेकेंड बार अटेम्प्ट किया था, तब मैं देखा था कोई कोई चैप्टर छूट गया था, कोई कोई चैप्टर नहीं कर पास, वो मेरा, मैं फिर से मैं वो चैप्टर किया, उस चैप्टर किया। देन थर्ड अटेम्प्ट में जो था, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा हेल्थ इशू के कारण मैं मैथ्स उतना अच्छा पढ़ नहीं सकता। फोर्थ अटेम्प्ट में मैं बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बहुत सारा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब कुछ। तो मेरा अटेम्प्ट से एग्जाम के 15 डेज के बाद कोई पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। वो आप जो पढ़ा है उसके लिए सिर्फ टेस्ट टेस्ट दो। उसके पहले जो भी है, 15 डेज की है, 1 मास की पहले जो रिवीजन करना है, सब रिवीजन करना चाहिए, सब सब कुछ कर देना चाहिए था जी। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एग्जाम से पहले 15 दिन आप नया कुछ मत उठाइए, जितना आपने पढ़ लिया उसको ही 2-3 बार रिवीजन कर एक, लीजिए, आपका कहीं ना एकदम कहीं सर। जो पढ़ रखा एंड उसी में मॉक ही टेस्ट इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एंड मॉक टेस्ट देना, एंड वो टेस्ट को देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो हाँ, मैं आपसे अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि टेस्ट सीरीज जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? सर, एक टेस्ट सीरीज एक्चुअली सेल्फ इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि वे मैंने देखा है, जो मेरा स्कोर आ रहा है टेस्ट सीरीज में, उससे 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स, +- 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स, इधर हो उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो जैसे कि कौशिक ने भी बताया कि आपको टेस्ट सीरीज तो एक बार कम से कम देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एवोल्यूशन का होता हाँ, है। फास्ट। लेकिन मेरे ख्याल से आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं। अगर मान लो आपके मार्क्स 40 या 50 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो कई बच्चे उससे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि सर मेरे तो 50 ही मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या मेरा जेआरएफ होगा? देखो, कई बार टेस्ट सीरीज जब बनाई जाती है ना, तो अलग अलग लेवल्स की होती है, कोई हार्ड भी हो सकती है, कोई बहुत ईजी भी हो सकती है। तो आपका मेन काम होना चाहिए टेस्ट सीरीज के अंदर कि ये देखो क्या मैं आपका टाइम मैनेजमेंट सही कर पा रहा हूँ, अपना टाइम मैनेजमेंट मेरा टाइम ठीक है कि मैनेजमेंट। नहीं। क्योंकि स्कोर्स, देखो ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, कई बार बहुत हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं जो सही सही में शायद आप एग्जाम में बैठे हो तो नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से स्कोर्स पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यादातर कोशिश करो आप कि टाइम मैनेजमेंट को फोकस करो कि क्या मैं अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर पा रहा हूँ या क्वेश्चन की सिलेक्शन ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। आगे एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि आपके 5 अटेम्प्ट्स हुए। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट एमएससी फर्स्ट ईयर में दिया था, उसके बाद आपने अभी एमएससी ड्रॉप के बावजूद आप अटेम्प्ट दे रहे थे। आपके बीच में हेल्थ इशू भी आए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी। तो आपको डिमोटिवेशन तो आया ही होगा कि सर मैं इतने मार्क्स से रह गया, या फिर मेरा इतना इतना फर्क पड़ गया, और जब मैं अच्छी तैयारी करके गया था तो मेरा हेल्थ इशू की वजह से ऐसा हो गया। तो बहुत सारे रीजंस आते हैं, तो आपने किस तरीके से इसको हैंडल किया, किस तरीके से आप इसको समझ पाए कि नहीं, मुझे अगली बार भी एग्जाम देना है? मेरा सबसे बड़ा सेल्फ डाउट आया था जब इसका पहले टेक्निकल ग्लिच हुआ था। तब मैं आके आके ही फोन किया था आपकी तरफ से, विक्रम विक्स की तरफ से। तो सर के first ने, हिमांशु सर फर्स्ट आई, एज पर एज आई रिमेम्बर, हिमांशु सर ने कॉल उठाया था। सर ने बोला, हाँ मुझे बहुत बुझाया था, देन प्रोविन सर में भी हो जाया था। तो कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, नो डोंट वरी। इसके बाद छोड़ दे। इसके अलावा मेरा जो दोस्त थे, मेरा बहुत ज्यादा, उतने दो ज्यादा दोस्त नहीं है, 2 से 3 दोस्त थे। एंड एंड एक लैब सीनियर है, मैं लैब में भी काम करता था, और लैब सीनियर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा दोस्त राजा था वो भी, एंड रातुल था वो, उसने भी सपोर्ट किया, मेरा फैमिली भी सपोर्ट किया था, ठीक है हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने भी सोचा ठीक है, हो जाएगा, उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कौशिक यही बता बोलना रहे हैं चाहता हूँ, कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन डू इट। बस। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो भाई आप कुछ भी एग्जाम निकाल सकते हैं। एग्जाम तो बहुत छोटी चीजें हैं जिंदगी में, इसके बाद तो आपके पास पता नहीं कितनी सारी चीजें आएंगी। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हैं तो आई थिंक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप हर एग्जाम्स को छोड़ो, हर जिंदगी में हर चीज कर पाएंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात कौशिक आपने कही। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उसमें क्या रोल होता है?
कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल मेरा तरफ से है, मेरा जो जो टॉपिक में डाउट था वो क्लियर हुआ। फिजिकल में बहुत, एक्चुअली मैं फिजिकल में बहुत वीक था। बीएससी में ऑनलाइन में हुआ था, उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, टॉपिक कुछ कुछ डाइट थक गया था। वो मैंने बीएससी के बाद कोचिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा प्रोविन सर के फिजिकल, मेरा एक्चुअली प्रोविन सर के वीडियो देखकर ही ठीक किया ये। वो क्वांटम भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। कोचिंग कोचिंग मेरा जो जो टॉपिक पे, जो जो सेक्शन मेरा वीक था वो टॉपिक स्ट्रांग करने में हेल्प किया है। जो जो कॉन्सेप्ट छूट गया था एमएससी में भी। ओके ओके ओके। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि मतलब आपकी जैसे रैंक आई है AR 34, तो आपकी तो बहुत अच्छी रैंक आ गई। लेकिन काफी बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं 0.5 से रह जाते हैं, कई बार 1 मार्क से रह जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती है उनको। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि अगली बार वो चीजों में गलती ना कर पाए, उसमें और अच्छा बेटर कर पाए वो? तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं? जिनको जिनको 1 मार्क्स और 0.5 में से 0.5 में मेरा ही क्लोज फ्रेंड का, मेरा ही बेस्ट फ्रेंड का छूटा है इस बार जेआरएफ। और ओके इसमें सर क्यों मैं क्या है बोलूं, कोशिश तो सबने किया है, तो लाग भी कभी कभी उन्हें कभी कभी मैटर कर जाता है। और उसके लिए मैं यही बोल सकता हूँ, ठीक है अगली बार हो जाएगा। आपने जो प्रैक्टिस किया था, हार्ड वर्क किया था, जरूर हो जाएगा। और बिल्कुल। बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो जो सिली मिस्टेक किया था, जो जो चैप्टर न्यू ऐड करना चाहते हो, इस जो 4 महीना है, इस टाइम गैप में फर्स्ट 2 मंथ में ऐड कर लो। नेक्स्ट 2 मंथ जस्ट प्रैक्टिस कर लो। ओके। तो जैसे कि कौशिक ने भी बताया कि आप इस टाइम पे अभी अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो देखिए डीमोटिवेट होने से कुछ फायदा तो होगा नहीं। क्या आपके डीमोटिवेट होने से अगली बार एग्जाम निकल जाएगा, या फिर जिस चीज के लिए आपने इसकी तैयारी शुरू करी थी क्या वो चीज पूरी हो सकती है? तो डिमोटिवेशन से कोई फायदा वैसे भी नहीं होने वाला है। कोशिश करिए कि भाई इस बार जो आपने गलतियां करी थी उससे सीखो कि मेरे से क्या गलतियां हो गई थी। जैसे कि कौशिक ने बताया कभी कभी लैक फैक्टर भी होता है। 0.5 से रह जाना देखो कोई बहुत ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि 0.5 एक बहुत बड़ा ही मार्जिनल नंबर है। तो ऐसे में बस अपनी किस्मत की बात कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार अच्छे से करेंगे। इस बार जो कमियां रह गई, इस बार अगली बार उस चीज को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि 0.5 छोड़ो, आप 20-20 नंबर से भी अगर आगे रहेंगे तो उसमें भी आपको कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने आगे तक पहुंच जाइए आप। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर बहुत सारी चीजें, तो क्या ये एक स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करती है या फिर नहीं? क्या आप इस चीज को यूज करते थे, या फिर अगर यूज करते थे तो आपने किस तरीके से इसको मैनेज किया था? एक्चुअली सर मैंने तो यूज अभी करता था, कर रहा हूँ अभी भी। तो लेकिन जब मैं कुछ में ध्यान से प्रैक्टिस के टाइम में कुछ मैं किसी पे फोकस हो जा रहा हूँ, तब तो मैं सब कुछ से बाहर हो जाता। इवेंचुअली व्हाट्सएप पे मैसेज में से भी बाहर हो जाता। इसमें जब सिंसियरली किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, तो मतलब अगर आप सोशल मीडिया चला भी रहे हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं अगर एक टाइम लिमिट बना लीजिए कि नहीं, मैं यस इतने सर। से इतने टाइम तक आप चलाऊंगा, इसके बाद से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आप एग्जाम देते हैं पार्ट A, B और C, तो आइडियली कितना टाइम देना चाहिए हमें हर एक सेक्शन को कि आपका एग्जाम कंफर्टेबली टाइम मैनेजमेंट के साथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए? सर ये तो डिपेंड कर रहा है कि एग्जाम के टाइप में कितना लेंदी क्वेश्चन आ रहा है, इस पे ये बहुत ज्यादा। एंड क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत बहुत ही मायने रखता है। जैसे मेरा साथ हुआ, मैं पहले पार्ट सी में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर, और अभी हार्ड वर्क ऑर्गेनिक के लिए। तो ऑर्गेनिक को एक टाइम इतना टाइम नहीं लेता। टाइम लेने का जगह था वो फिजिकल है। फिजिकल में जो कैलकुलेशन वगैरह होता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल में मार्केट रीड करके चल जाता था ना। मेरा 1:30 से 1 hour 40 minutes में पार्ट सी हो जाता, देन पार्ट बी में मूव करता। ओके।
तो मतलब एक आइडियली टाइम आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे पारसी को देने ही चाहिए। इससे हाँ। कम मेरे ख्याल से होता भी नहीं है, इससे ज्यादा ही हो जाता है कई बार। लेकिन अगर आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं कि 1 आवर 45 मिनट्स तक मैं एंड कर दूं और पार्ट बी की तरफ मूव कर जाऊं, तो यस। कहीं ना कहीं आपका एक सही टाइम मैनेजमेंट चल रहा है और आप पार्ट ए को भी कहीं ना कहीं टाइम फिर दे पाएंगे 20 से 15 मिनट। यस। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप पीवाई क्यूज की बात करते हैं जब, तो पीवाई क्यूज करके कुछ फायदा मिलता है हमें, या फिर पीवाई क्यूज नहीं भी लगाए तो आपका काम चल जाएगा? नहीं सर, पीआई क्यू मैं तो बोल रहा था मेरा फ्रेंड को भी, मेरे तो जो जितना भी फ्रेंड है सबको मैं बोल रहा हूँ से पीआई क्यू मास बहुत इंटर इम्पोर्टेंट इसलिए कि पीआई क्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पीआई क्यू के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नेट में, नेट गेट सब में। इसलिए मैं सब मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ जो 10 इयर्स लास्ट 10 इयर्स की क्वेश्चन फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भी ये ऐसा हो जाना, प्रैक्टिस करके करके इतना ऐसा हो जाना चाहिए है जो उसका क्वेश्चन आपको जब पूछे भी कोई कोई कौन से आई थॉट दैट हर टाइम पूछे भी कोई आंसर माइंड में आ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पीवाई क्यूज आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। अगर मान लो आपने वही नहीं भी पढ़ा हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आप अगली बार उस चीज को पढ़ के जाएंगे ये पीवाई क्यूज के थ्रू। पीओआई क्यू उसका। ओके, तो मतलब पीवाई क्यूज आपको एक बार जरूर लगाने चाहिए, और फिर पीवाई क्यूज करने के बाद आप नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह करिए, एंड देन उसके बाद रिवीजन, और फिर आपका मॉक टेस्ट आ जाते हैं। मॉक तो टेस्ट। आप मेरे ख्याल से आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, एक अगर मैं पूछूं तो? मैंने मैंने इस बार सिर्फ 3 या 4 ही दिया था लेकिन अगले इसके इसके पहले 3 या 4 फुल टेस्ट दिया था, पार्ट टेस्ट दिया। लेकिन इसके पहले बार में ब्रह्मोस सीरीज में मैंने सब टेस्ट दिया था, सब पार्ट ओके। टेस्ट एंड फुल टेस्ट। पहले पार्ट ओके। टेस्ट देना चाहिए था, देन फुल टेस्ट। ओके, तो मतलब आप पार्ट वाइज यूनिट वाइज टेस्ट दे दीजिए पहले, हम्म। और फिर फुल मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से 5 अगर आप दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। यस सर। ठीक है, तो मतलब आप 5 टेस्ट में एक बार देखिए कि क्या क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, उन गलतियों को एनालाइज करिए कि हाँ मैं यहाँ पर सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे मैं टाइम मैनेजमेंट में इशू है मेरा, या फिर हो सकता है मैं यहाँ पर क्वेश्चंस में ही सिलेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यस इन सर। चीजों को एनालाइज करिए। स्कोर्स पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। स्कोर्स एक हो सकता है आपके लिए नंबर हो, उस दिन आपका हो सकता है आपका अच्छा गया हो, उस दिन बेकार भी जा सकता है, हम्म। लेकिन मोर ओवर लेस आपकी तैयारी आपको ये बताता है। चलिए, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अब जैसे आपकी जेआरएफ हो चुकी है AR-34 के साथ, तो अब आपका आगे का गोल क्या है? क्या आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट हम्म। जॉब की, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं? किस हम्म। चीज़ की क्या सोचा है आपने? एक्चुअली एक्चुअली मैं पीएचडी के लिए कर रहा हूँ। मैं पहले वैसे ही में काज काम किया है, मेरा एक पब्लिकेशन भी है। उसके उसके ऊपर बेस किया मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी में ट्राई किया था, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी इसके नेट के पहले ट्राई किया था, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी में से मेरा कॉल भी आया है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पहले लैब में भी काम करते थे, तो उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं पूरे दिन लैब में ही रहना पड़ता है। ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले लोग लैब में ही रहते हैं, यस ये होता है, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी और ये रिएक्शंस पूरे दिन उसमें लग जाता है। तो इसके बावजूद आप कहीं ना कहीं उसमें टाइम निकाल लेते थे, तो यस थकान होने के बावजूद आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते थे कि मैं आज पढ़ूंगा? एक्चुअली वो मेरा तो गोल ही ये था जेआरएफ जैसे वही जैसे करना है, जेआरएफ निकलना चाहिए था, इसलिए जो भी हो जाए। मेरा ऐसा भी दिन गया था, तो मैं 9 to 7 काम किया लैब में, उसके बाद आके आके भी नहीं 8 PM से 9 PM से 12 PM 12 PM तक पढ़ाई किया, उसके बाद बैकलॉग क्लियर किया। मतलब अगर आप डेडिकेटेड इनफ है कि आपको अगर ये चीज करनी है, तो मतलब आप टाइम निकाल लेंगे, चाहे फिर आप कितनी थकान में हो चाहे कुछ भी हो। तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखो लैब में पूरे दिन काम करना, फिर उसके बाद आकर बैठना दोबारा पढ़ने के लिए, तो मतलब आपकी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि अगर यस। आप कंसिस्टेंट हैं किसी चीज में, तो आप डेडिकेटेड हैं, तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। ये तो फिर भी बहुत छोटी चीज है एग्जाम्स तो। चलिए, तो अब जाने से पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा कि जिन बच्चों का इस बार नहीं हो पाया है, जैसे भी रह गए हैं, चाहे मार्जिनल डिफरेंस से रह गए हैं चाहे बहुत ज्यादा डिफरेंस से रह गए हैं, तो उनके लिए अब क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि अब आपको ऐसा करना चाहिए ताकि अब अगली बार आपकी जगह पर वो भी मिल जाए हमें, हम उनसे ये सवाल पूछ रहे हो, तो ऐसा क्या करना चाहिए उन लोगों को? क्या एक्चुअली एक फाइनल एडवाइस उनके लिए? एक्चुअली सेल्फ एवोल्यूशन जरूरी है जे कोई भी एग्जाम के लिए।
एक्चुअली मैं कैसे मेरा कैसे डेवलपमेंट हो रहा है डे बाय डे, वीक बाय वीक। मैं तो वीकली एग्जाम के पे आया है, 2 वीक के बाद 3 वीक से। एक्चुअली इस बार एग्जाम में मैं सिर्फ 20 डेज पे गया पढ़ने की टाइम किया। बिकॉज इसके पहले मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मेल किया, उसके उसके साथ इंटरव्यू में बिजी था। तो उस 20 डेज के लिए मैंने रूटीन किया, करके पढ़ा। ये वो सेल्फ इवोल्यूशन जरूरी। तो डिवाइड यू कैन इवोल्यूट योर सेल्फ। हमने काफी सारी बातें करी, तो ये थे आपके साथ कौशिक, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 34 आई थी, और इन्होंने आपके साथ बहुत सारी वैल्यूएबल बातें शेयर करी कि आप क्या क्या गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीजों में अपनी प्रिपरेशन में आप ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपना जो लेवल है उस चीज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम अवर विज्ञान ब्रिक्स टीम। आप जहाँ भी जाएं आप सक्सेसफुल हो, यही हमारी सबकी विशेष है आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ठीक है कौशिक, तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो के लिए इतना ही था। इंटरव्यू में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, और हमने देखा कि कैसे कैसे टॉपर्स अपनी 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 वैल्यूएबल चीजें आपको बताते हैं, क्या क्या चीजें इन चीजों में बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी बताइए कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को ठीक कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं।